हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विथ रवि चैनल के इस महातांडव सीरीज में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के मॉडल सेट नंबर 3। जी हाँ दोस्तों, मॉडल सेट नंबर 3 की आज हम बात करेंगे। हमने 2 मॉडल सेट कर लिया है पहले ही, और आज तीसरा दिन है। तीसरा मॉडल सेट आपके सामने आ गया है। साथियों, एक मॉडल सेट में आपको 30 क्वेश्चंस कराया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक मॉडल सेट में कितना 30 क्वेश्चंस कराया जा रहा है, जो आपको बिहार बोर्ड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। साथियों, मॉडल सेट से हर साल मैं बता दूं, जस्ट अपोजिट, जी हाँ दोस्तों, जस्ट उल्टा क्वेश्चंस पूछा जाता है, या आपसे 50% क्वेश्चंस डायरेक्ट मॉडल सेट से उठा के पेपर में दे दिया जाता है। इसलिए मॉडल सेट नंबर 1 पर आपको रखना चाहिए। लास्ट समय में आपको सिर्फ मॉडल सेट पर ध्यान देने की बात है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं मॉडल सेट नंबर 3 की। तो स्टार्ट करने से पहले साथियों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और अपने दोस्तों के पास फटाफट से क्लास को शेयर कर दे। तो चलिए फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए सभी ग्रुपों में, अपने जितने भी दोस्त हैं सभी के पास क्लास को शेयर कर दीजिए। उसके बाद अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर ले। और मॉडल सेट आपको फिजिक्स का, जी हाँ दोस्तों, फिजिक्स का भी मॉडल सेट आपको करा दिया गया है। आप लोग जाके देख सकते हैं वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सभी का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देते जाना है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने मॉडल सेट नंबर 3 का। क्या कहता है कि एल्केनॉल का सामान्य सूत्र क्या है? चलिए बताइए दोस्तों, एल्केनॉल का सामान्य सूत्र क्या है? सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में फटाफट से आना चाहिए, और फटाफट से एक बार फिर से शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट अपने दोस्तों के पास। तो बताइए एल्केनॉल का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n प्लस CnH2nO है, या CnH2n प्लस 1 है, या CnH2n प्लस 2O है, या CnH2nO2 है। तो एल्केनॉल का सामान्य सूत्र क्या है साथियों? केमिस्ट्री मॉडल सेट नंबर 3 है साथियों आज। तो एल्केनॉल का सामान्य सूत्र क्या है? जी हाँ दोस्तों, CnH2n प्लस 2 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, एकदम राइट ऑप्शन है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि SN2 क्रिया विधि में किसका उत्क्रमण होता है? एक आपसे SN1 और SN2, जी हाँ दोस्तों, SN1 और SN2 इंपॉर्टेंट होता है। 2 अभिक्रिया आप याद करके जाइएगा। ये 2 में से एक क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है, जो कि इंपॉर्टेंट रहता है हर साल के लिए। तो बताइए SN2 क्रिया विधि में किसका उत्क्रमण होता है? ये आपको बताना है। कार्बोधनायन का, संक्रमण अवस्था का, मुक्त मूलक का, या कार्बोरेनायन का। 4 ऑप्शन है आपके स्क्रीन के सामने, फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आना चाहिए। SN2 क्रिया विधि में किसका उत्क्रमण होता है? यह किसका होता है? सभी का राइट ऑप्शन है संक्रमण अवस्था का, ट्रांजिशन स्टेट का उत्क्रमण हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, एकदम राइट ऑप्शन है। चलिए आगे चलते हैं। 3 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने क्या कहता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, क्या प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? चलिए बताइए 3 नंबर सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताएंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, क्या वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? समय इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, सॉरी लीटर मोल इनवर्स या सेकेंड इनवर्स। और ऑप्शन डी कहता है लीटर मोल इनवर्स सेकेंड। क्या हो जाएगा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए? पिछले कक्षाओं में हमने शून्य के लिए बताया था। किसके लिए? शून्य के लिए। पिछले कक्षाओं में, पिछले मॉडल पेपर में हमने जिक्र किया था। और आज तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे प्रथम कोटि अभिक्रिया की पूछी है, वेग स्थिरांक क्या होती है बताइए। और यहाँ से शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और टर्शियरी कोटि, जी हाँ दोस्तों, इस 4 से आपसे एक सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। किसमें? ऑब्जेक्टिव में एक सवाल पूछेगा। और प्रथम कोटि या शून्य कोटि, जी हाँ दोस्तों, सुन लीजिए, प्रथम कोटि या शून्य कोटि, क्या शून्य कोटि, 2 से 5 नंबर, जी हाँ दोस्तों, कोई एक इसमें से आपसे पूछा जा सकता है 5 नंबर में। ये आपको ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हर साल रिपीट करता है। कभी शून्य कोटि पूछेगा तो कभी प्रथम कोटि पूछेगा, और ये सवाल आपसे पूछेगा 5 नंबर में। तो चलिए इसका जवाब बताइए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी साथियों? जी हाँ, क्या होगी? जी हाँ, समय इनवर्स होगी। क्या होगी? समय इनवर्स होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, एकदम राइट है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। चलिए आगे चलते हैं। चौथा सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। चौथा सवाल क्या कहता है कि किसी गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? किस गैस का अवशोषण, जी हाँ दोस्तों, किस गैस का अवशोषण
चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। यानी चारकोल ऐसा कौन सा गैस है जिसका अवशोषण सबसे ज्यादा चारकोल करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये अमोनिया है, NaCl3 है या H2 है? किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है, ये आपको बताना है। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे यही पूछा है साथियों, और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। अवशोषण से भी सवाल कई बार आपके बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं। तो किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? जी हाँ, किसका होता है? NH3 अमोनिया। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। आप सभी का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है जो कि एकदम राइट है। चलिए आगे चलते हैं। 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने क्या बोलता है साथियों? 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है, कह रहा है कि कोलाइडी कणों की साइज होती है। जी हाँ दोस्तों, कोलाइडी कणों की साइज होती है। और मैं बता दूं साथियों, 5 नंबर जो क्वेश्चन है लगभग ये 6 बार, जी हाँ 6 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है साथियों। 6 बार ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, जो कि एक 2019 और 2022 में भी पूछे गए हैं, और कई बार पूछे गए हैं जो कि अभी तक ध्यान नहीं है साथियों। लेकिन कोलाइडी कणों की साइज पर हर एक बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो बताइए, 5 नंबर सवाल आपसे यही पूछ दिया गया है कि कोलाइडी कणों की साइज क्या होती है? ऑप्शन कहता है 5 एंगस्ट्रॉम से 200 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी 5 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर, ऑप्शन सी 5 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर स्क्वायर से 10 के पावर -6 सेंटीमीटर, या 50 ml से 2000 ml तक। माइक्रोमीटर है साथियों। तो कोलाइडी कणों की साइज क्या होती है सभी को पता होगा, आशा करता हूं। 5 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर तक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, एकदम राइट है। इसी प्रकार आपसे कोलाइडी कणों से 2 नंबर के क्वेश्चंस में भी इस पे सवाल बनता है साथियों। तो मॉडल पेपर का साथियों यही फायदा है, आपको पता चलेगा कि कहां से सवाल, कौन सा सवाल उठता है, कहां से ऑब्जेक्टिव उठता है, कहां से सब्जेक्टिव ज्यादातर उठे गए हैं, और कहां से 5 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सभी का डिस्कशन हम लोग करते चल रहे हैं। प्रत्येक मॉडल सेट में मैं ये बताता हूं कि कहां से ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो जो मैं बताता हूं उसको आप एकदम कर ले, और आपके पास अगर इतना साधन नहीं है तो हम यहाँ हर एक क्लास में लाते हैं आपके लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल यही होता है। तो पूरी क्लास को आप देखा करें, और जल्द ही सब्जेक्टिव की क्लास आप लोगों के लिए आने वाली है। तो चलिए आगे चलते हैं। 6ठा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, कहता है कि किस विधि के द्वारा आंत में वसा का पाचन होता है? साथियों, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से ये क्वेश्चन उठाया गया है, जो कि आधा से ज्यादा, या केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, या दोस्तों केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो है वो 100% माने तो बायो ही है। तो इतना नॉलेज तो आपको होना चाहिए कि किस विधि के द्वारा आंत में वसा का पाचन होता है। ऑप्शन ए पेप्टीकरण, ऑप्शन बी स्कंदन, ऑप्शन सी पायसीकरण या प्रासरण। तो चलिए बताइए कि किस विधि के द्वारा आंत में वसा का पाचन होता है। सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की हम लोग बात कर रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि बिहार बोर्ड एंट्रेंस एग्जाम बार बार क्वेश्चंस को रिपीट करके ही ज्यादातर आपसे पूछेगा, और मॉडल सेट जो मैं करा रहा हूं उसे 50% से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। जी हाँ दोस्तों, 50% से ज्यादा क्वेश्चंस आपसे हूबहू ऐसे ही लड़ेंगे जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चंस लिखा गया है। और आपको विश्वास न हो तो एग्जाम के बाद जब मैं क्वेश्चन एनालिसिस करूंगा तो सभी का स्क्रीनशॉट में लेके आऊंगा कि कहां से और कौन सी क्लास से कौन सा क्वेश्चन उठाया गया है। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए कि किस विधि के द्वारा आंत में वसा का पाचन होता है। जी हाँ, सभी का राइट है पायसीकरण। क्या पायसीकरण के द्वारा ही, विधि द्वारा ही आंत में वसा का पायसीकरण किया जाता है, पाचन किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। चलिए आशा करता हूं कि आप लोग क्लास को शेयर कर दिए होइएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर ले। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए साथियों तो टेलीग्राम चैनल में जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, या दोस्तों इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर जाइएगा तो आपको लिंक मिलेगा, और उसके माध्यम से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल में आपको पीडीएफ के साथ साथ, इस पीडीएफ के साथ साथ बहुत सारे पीडीएफ दिए जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट हो गए, और उसके बाद क्लास के नोटिफिकेशन, बिहार बोर्ड से सभी रिलेटेड समस्याओं का समाधान वहां पर आपको किया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। 7 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। जी दोस्तों, ये सवाल आपसे पिछले मॉडल सेट में भी पूछा गया। जी हाँ,
मैं मानता हूं कि ये क्वेश्चन आपसे रिपीट किया गया है मॉडल सेट नंबर, यह मॉडल सेट नंबर 2 में, आज का मॉडल सेट नंबर 3 है और मॉडल सेट नंबर 2 में यह सवाल आपसे पूछा गया था। तो ऐसे ही कुछ कुछ क्वेश्चन आपसे रिपीट किया जा सकता है, क्योंकि आपको कितना ध्यान है ये आपसे, ये सवाल आपसे पूछेगा कि आपको पिछली कक्षाओं की बात कितना ध्यान है, और इसका आंसर आप लोग बताइए कि क्या सही में आप लोग इसका आंसर याद किए हैं या नहीं। तो हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी H2O यानी जल, मोनाजाइट या जल। बताइए हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? जी हाँ, क्या है? मोनाजाइट है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। मोनाजाइट हीलियम का मुख्य स्रोत है। क्या है? मोनाजाइट क्या है? हीलियम का मुख्य स्रोत है। ये ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। चलिए आगे 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। क्रायोलाइट का सूत्र क्या है, ये आपको बताना है। जी हाँ, क्रायोलाइट का क्या सूत्र है, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। चलिए दोस्तों फटाफट से आंसर सभी का आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, सभी का मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं कि किसका क्या आंसर आ रहा है। तो क्रायोलाइट, जी क्रायोलाइट का क्या सूत्र है? कहता है FeOCr2O3, ऑप्शन बी Na3Al F6 या Ag2S या कॉपर फेरिक सल्फाइड H2। क्या हो जाएगा? क्रायोलाइट का सूत्र क्या हो जाएगा आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइए आप लोग। सभी का मैं जवाब देख रहा हूं कि क्रायोलाइट का सूत्र क्या होगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। ऑप्शन नंबर बी सभी का एकदम राइट है। Na3Al F6, क्या Na3Al F6 क्रायोलाइट का सूत्र होता है, और ये भी MVVI है। आप इसे MVVI कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है साथियों, क्योंकि ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है 2024 में। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बोरोक्स का, क्या बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए फटाफट से बताइए कि बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम टेट्राबोरेट, ऑप्शन बी कहता है सोडियम मेटाबोरेट, ऑप्शन सी सोडियम ऑर्थोबोरेट या नॉन ऑफ दीज। तो बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है, ये आपको पूरी तरह से पता होगा साथियों। बोरेक्स का, जी हाँ, बोरेक्स का क्या है रासायनिक नाम? जी हाँ, सभी का राइट ऑप्शन है सोडियम टेट्राबोरेट। सोडियम टेट्राबोरेट को ही बोरेक्स का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है, जो कि MVVI क्वेश्चंस के अंतर्गत आता है साथियों। तो चलिए आगे चलते हैं। 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि अमोनिया गैस को निर्जल करने के लिए उसे प्रवाहित करते हैं, किसके द्वारा प्रवाहित करते हैं साथियों, ये आपको बताना है। अमोनिया गैस को निर्जल, जी निर्जल करने का मतलब कि अमोनिया गैस से जल को निकालना की प्रक्रिया में उसे किसके द्वारा प्रवाहित किया जाता है, यानी किससे गुजारा जाता है। 10 नंबर सवाल का जवाब फटाफट से बताइए आप लोग। जी हाँ, किससे किया जाता है? सांद्र H2SO4 से, या CaCl2 से, या P2O5 से, या CaO से। साथियों P2O5 सबसे महत्वपूर्ण अवशोषक होता है। क्या होता है? अवशोषक होता है, जो कि बहुत ज्यादा अवशोषण की क्षमता इसमें होती है P2O5 में। लेकिन यहाँ आपसे पूछा है कि अमोनिया गैस को निर्जल करने के लिए उसे प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं साथियों? जी हाँ, सभी का राइट ऑप्शन है CaO, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। क्या CaO जो ऑप्शन नंबर डी में है एकदम राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने। ओलियम का सूत्र है। जी हाँ, ओलियम का सूत्र क्या होता है? चलिए बताइए ओलियम का सूत्र क्या होता है, आपके स्क्रीन के सामने है। जी हाँ, ओलियम भी मोस्ट इंपोर्टेंट के अंतर्गत आता है, MVVI क्वेश्चंस के अंतर्गत आता है साथियों। ओलियम से कई बार सवाल आपसे पूछा गया है। जी हाँ, ओलियम से कई बार पूछा गया है, लगभग 3 से 4 बार ये सवाल आपसे बिहार बोर्ड ने पूछा है। तो ओलियम का सूत्र क्या है? H2H2O8, H2H2O7, NOHSO4 या H2SO8 5। तो ओलियम का सूत्र क्या है साथियों, सभी को बताना है। कमेंट बॉक्स में सभी लोग जवाब दीजिए। जी हाँ, क्या है? H2H2O7 ओलियम का सूत्र है। आपको ध्यान देने वाला ध्यान दीजिएगा। यहाँ ऑप्शन 7 जहां रहेगा वहां ओलियम रहेगा, ये ध्यान दीजिए।
तो चलिए आगे चलते हैं 12 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने। सॉरी दोस्तों, तो चलिए 12 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने आ गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनवाया। जी हाँ, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनवाया, सबसे ज्यादा स्टूडेंट का कंफ्यूजिंग क्वेश्चन यही है। तो चलिए 12 नंबर सवाल का जवाब आप लोग फटाफट से बताइए कि आधुनिक आवर्त सारणी है वो किसने बनवाया था। जी हाँ, किसने बनवाया था, डोवेर्नियर ने या मेंडलिफ ने या मेंडल ने, किसने बनवाया था। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनवाया था। जी हाँ, इसमें से कोई नहीं है, नॉन ऑफ दीज है। आधुनिक आवर्त सारणी इनमें से कोई नहीं है साथियों। डोवेर्नियर का तो अष्टक नियम है, मेंडलिफ तो पुराना आवर्त सारणी बनाया था, और ये मेंडल तो बायोलॉजी में है, जिसे क्या कहते हैं, मेंडल को, जी हाँ, मटर के पौधे पर जो अध्ययन किया था वो है। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। चलिए आगे चलते हैं, 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। 13 नंबर क्वेश्चन से आपसे क्या पूछा, 13 नंबर सवाल पूछा है कि आईयूपीएसी प्रणाली में एसीटोन का नाम है। जी दोस्तों, आईयूपीएसी प्रणाली के अनुसार एसीटोन को हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। क्या वो मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल या एथानोल। जहां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन आपसे उठाया गया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आशा करता हूं कि आप लोग पढ़ लिए होइएगा, क्योंकि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले पढ़ा दिया जाता है। तो आईयूपीएसी और सबसे अच्छा पढ़ने में भी ऑर्गेनिक ही लगता है साथियों। अगर आपको भी अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तो आईयूपीएसी प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है, यह क्या है, प्रोपेनोन है। क्या है, प्रोपेनोन। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है, प्रोपेनोन। एसीटोन को ही आईयूपीएसी नाम के अनुसार कहते हैं प्रोपेनोन। चलिए आगे चलते हैं, 14 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने क्या कहता है। 14 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि ग्लिसरॉल का क्या, ग्लिसरॉल का क्वथनांक इथाइल एल्कोहल से अधिक होने का कारण क्या है। यानी ग्लिसरॉल का जो क्वथनांक है वो इथाइल एल्कोहल से अधिक होने का क्या कारण है। हाइड्रोजन बंधन, अनुनाद, प्रेरक प्रभाव या नॉन ऑफ दीज। चलिए फटाफट से बताइए। 14 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एमबीबीआई क्वेश्चंस की बात हम कर रहे हैं। मॉडल सेट में जितने भी क्वेश्चंस उठाए गए हैं सब 2024 एग्जाम के इंपोर्टेंट के लिए उठाए गए हैं कि आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चंस लड़े, क्या आप लोगों के लिए डायरेक्ट क्वेश्चंस लड़े सेम टू सेम। तो चलिए बताइए, ग्लिसरॉल का क्वथनांक इथाइल एल्कोहल से अधिक होने का कारण क्या है। जी क्या है, हाइड्रोजन बंधन है। हाइड्रोजन बंधन ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है, हाइड्रोजन बंधन। चलिए आगे चलते हैं, 15 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कहता है कि अमोनिया एसीटेट से ज्यादा गर्म करने पर प्राप्त होता है। अमोनिया एसीटेट को, जी हाँ, अमोनिया एसीटेट को अगर हम ज्यादा गर्म कर देते हैं, ज्यादा तापमान दे देते हैं, तो उसे क्या होता है ये आपको बताना है कि अमोनिया एसीटेट को ज्यादा, जी हाँ, ज्यादा गर्म करने पर प्राप्त होता है क्या, यूरिया, एसिटिक अम्ल, एसिटामाइड या एथिल एमीन। तो 15 नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताइए क्या होता है। यह सभी का राइट ऑप्शन आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, एसिटामाइड। एसिटामाइड को, अमोनिया को अगर ज्यादा, अमोनिया एसीटेट को ज्यादा गर्म करेंगे तो एसिटामाइड में बदल जाएगा। और साथियों इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और निकलती है, यूरिया। जी हाँ दोस्तों, यूरिया पर नजर सभी का रहता है। यूरिया प्रयोगशाला में, जी हाँ दोस्तों, यूरिया प्रयोगशाला में बनाए जाने वाली पहली ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है, पहली ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। पहली ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, यूरिया है, जो कि प्रयोगशाला में किसी और चीज की बनाने की कार्य चल रही थी, उसमें अचानक से यूरिया का निर्माण हो गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए यूरिया था। बाद में इसे पता चला और इसे नाम दिया गया यूरिया। तो ये क्वेश्चंस भी आपसे बिहार बोर्ड कई बार पूछा है अभी तक। तो चलिए, अभी तक आप लोग स्टडी विद रवि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज स्टडी विद रवि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों को पास फटाफट से शेयर कर दीजिए। एक बार फिर से सभी स्टूडेंट जुड़ जाएंगे और 2024 के लिए फोड़ने के लिए एकदम 100%, जी हाँ 100% रेडी हो जाएंगे। तो चलिए बिना समय को गंवाए हुए आज की अगला सवाल करते हैं।
अगला सवाल है साथियों 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने कि कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक है। जी दोस्तों, कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक क्या है? CHO। CHO को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। क्या? एल्डिहाइड कहते हैं। इसका ये रासायनिक नाम है एल्डिहाइड। अल से भी लिख सकते हैं एल्डिहाइड। जी हाँ, CO या COOH फॉर्मिक अम्ल होता है साथियों, या OH अल्कोहल होता है। बताइए कि कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक क्या है? क्या साथियों? कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक, ये आपको बताना है। 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट से आप लोग बताइए। यह कार्बोक्सिलिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में एकदम दिया हुआ है और एकदम राइट है। और इससे सवाल आपसे बार बार पूछा गया है, यानी MBB आई है। तो चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि फिनॉल उदासीन FeCl3, क्या फिनॉल उदासीन FeCl3 विलयन के साथ कैसा रंग देता है? यह रंग से सवाल भी कई बार पूछा गया है, जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने है। तो मैं पहले ही बताया कि मॉडल सेटर में साथियों हमने जो भी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, सभी क्वेश्चंस हर एक पॉइंट से बनाए गए हैं और NCERT के लाइन से बनाए गए हैं। क्योंकि अब बिहार बोर्ड और कोई भी बोर्ड हो, जहां पर सभी पर साथियों कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कुछ भी हो, सब में आप क्या चलता है? NCERT चलता है। और NCERT आपको पढ़ाया गया भी होगा, ये पूरी तरह से आप समझ लीजिए, क्योंकि NCERT से ही अब सवाल उठेंगे हर एक एग्जाम में। तो उसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उठाए गए हैं इसमें, जो आपको 2024 में डायरेक्ट टकराने की संभावना बनती है। तो बताइए कि फिनॉल उदासीन FeCl3 विलयन के साथ कैसा रंग देता है? हरा, बैगनी, लाल या नीला? कैसा रंग देता है ये आपको बताना है। फिनॉल उदासीन, फिनॉल को क्या कहते हैं आपको पता होगा। कैसा रंग देता है साथियों? जी हाँ, फिनॉल कैसा रंग देता है? ये है फिनॉल। बेंजीन, जी हाँ, बेंजीन के साथ अगर OH लग जाए यहाँ पे तो क्या कहते हैं? ये फिनॉल हो जाता है। OH यहाँ से हटा दे तो इसे सिर्फ क्या कहते हैं? बेंजीन कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये सवाल है कि फिनॉल उदासीन FeCl3 विलयन के साथ कैसा रंग देता है साथियों? जी सभी का राइट ऑप्शन है बैगनी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बैगनी, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कहता है कि क्लोरोफॉर्म हवा तथा वायु की उपस्थिति में बनाता है। क्या बनाता है ये आपको बताना है। क्लोरोफॉर्म, जी हाँ, क्लोरोफॉर्म क्या ये बेहोशी के लिए उपयोग किया जाता है? क्लोरोफॉर्म ये सुखाने पर आदमी की बेहोशी हालात हो जाती है, और पहले ये ऑपरेशन के काम में उपयोग किया जाता था क्लोरोफॉर्म, जो कि अब बंद कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसके हानिकारक प्रभाव बहुत ज्यादा थे और इसलिए इसे बंद कर दिया गया और इसके जगह पर दूसरी चीज उपयोग किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म हवा तथा वायु की उपस्थिति में क्या बना लेता है ये आपको बताना है। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट। 18 नंबर सवाल का जवाब आप लोगों का आना चाहिए। जी हाँ, क्या आ रहा है? क्लोरोफॉर्म हवा तथा वायु की उपस्थिति में क्या बनाता है साथियों? 18 नंबर सवाल कहता है क्लोरोपिक्रिक अम्ल, ऑप्शन बी कहता है क्लोरो टेट्राक्लोराइड या फॉजिन या फॉस्फीन। क्या बनाता है? क्लोरोफॉर्म हवा तथा वायु की उपस्थिति में साथियों क्या बनाता है? यह फॉजिन गैस बनाती है, जो कि हानिकारक होती है, इसीलिए इसको बंद कर दिया गया। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। अणुसूत्र C5H, क्या C5H11Cl के कुल कितने समावयवी संभव है? समावयवी से आपसे सवाल पूछा भी जा सकता है और नहीं भी। क्या पूछा भी जा सकता है और नहीं भी, क्योंकि समावयवी बहुत ज्यादा गहराई में पढ़ना होता है, लेकिन हमने इस पर एक क्वेश्चन उठाए हैं क्योंकि हो सकता है कि पूछते। तो अणुसूत्र C5H11Cl के ये अणु हुआ, तो कुल कितने समावयवी इससे बना जा सकता है? यह 8 बना जा सकता है। कितना? 8 बना जा सकता है। ऐसे आप लिख के देख सकते हैं। 1 2 3
4 और 5 यहाँ आप लगा सकते हैं, H लगा सकते हैं चारों तरफ, जितना इसमें अट सके साथियों उतना आप लगा सकते हैं, और Cl लगा सकते हैं। फिर आप दूसरा एक तो ये हो गया, दूसरा कैसे बनाइएगा, यहाँ पर आप टोटल 5 बना दिए तो आगे 1 2 3 4 बनाइए, यहाँ पर एक C लगा दीजिए और यहाँ पर आप हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। ऐसे कर करके आप एक कार्बन फिर से कम कीजिए और दूसरी तरफ से लगाइए। ऐसे करके आपको बनाना है। टोटल कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए आगे 20 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि डीडीटी बनाने में क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया करता है। जी हाँ, डीडीटी बनाने में क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया करता है, ये आपको बताना है। चारकोल के साथ या क्लोरल के साथ, नेप्थलीन के साथ या बेंजोइड के साथ, तो किसके साथ अभिक्रिया करता है। 20 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, इसका जवाब बताइए। डीडीटी बनाने में क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया करता है। यह किससे करता है साथियों, ऑप्शन नंबर 20 सभी का आ रहा है, जो कि एकदम राइट है। क्लोरल के साथ करता है, किसके साथ, क्लोरल के साथ करता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। चलिए आगे 21 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने फटाफट करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत है। जी दोस्तों, जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत कितना है, ये आपको बताना है। 25%, 50, 0 या 75। जर्मन सिल्वर, जी हाँ, जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत पूछा है। 21 नंबर सवाल यही आपसे पूछा है, तो बताइए फटाफट से, जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत कितना होता है। 0%। जी हाँ, 0%, एकदम राइट ऑप्शन है सी। आगे 22 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि संक्रमण तत्वों के साथ, ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ आवर्त सारणी के अंतर्गत है। साथियों, ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण तत्व किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है, आपको बताना है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और नॉन ऑफ दीज। और मैं पिछले कक्षाओं में आपको ये भी बताया था, इसीलिए हमने मॉडल पेपर स्टार्ट किया है कि संक्रमण तत्व कितने से कितने तत्वों के अंतर्गत आता है साथियों। तो पिछले क्लास में ये बताया था कि 21 से लेकर 29, क्या 21 से 29 तक के जितने भी एलिमेंट है इसे ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण तत्व कहते हैं। और 30 जो होता है ये संक्रमण तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। सिर्फ 21 से 29 तक ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण तत्व के स्थान दिया जाता है, जो कि डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो एकदम राइट है। चलिए आगे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने कि निम्न में कौन चमड़े पर काला धब्बा पैदा करता है। साथियों, अगर आपके चमड़े पर पड़ जाए तो वो काला धब्बा पैदा करता है। निम्न में से ऐसा कौन सा पदार्थ है। NaNO3, AgNO3, CuNO32 या CaNO32। चलिए बताइए फटाफट से सभी स्टूडेंट कि निम्न में से कौन चमड़े पर काला धब्बा पैदा करता है। 23 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है। जी हाँ, क्या NaNO3, क्या NaNO3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, एकदम राइट है। चलिए आगे 24 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा है, कहता है कि ब्लिस्टर कॉपर है, क्या है। ब्लिस्टर कॉपर क्या है, शुद्ध कॉपर है, कॉपर अयस्क है, कॉपर का मिश्र धातु है या कॉपर प्लस अशुद्धि का मिला हुआ है। ब्लिस्टर कॉपर 24 नंबर सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ब्लिस्टर कॉपर क्या है, यह सभी का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, एकदम राइट है। कॉपर प्लस अशुद्धि, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। साथियों, एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप स्टडी विथ रवि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले और अपने दोस्तों के पास फटाफट से क्लास को शेयर कर दे, जितने भी ग्रुप है सभी में फैला दे। और चलिए आगे चलते हैं। 25 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने। AgNH32OH, क्या AgNH32OH सिल्वर बनाता है जब यह साथ अभिक्रिया करता है। यानी यह किसके साथ अभिक्रिया करता है जब यह सिल्वर बनाता है। HCOOH, CH3COOH, CH3COCH3 या CH3OH।
किसके साथ करता है जब ये सिल्वर बनाता है साथियों। 25 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। जी हाँ, CH फॉर्मिक HCOOH जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। 26 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने। फॉर्मेलिन का जलीय घोल कहा जाता है। फॉर्मेलिन का जलीय घोल कहा जाता है। 26 नंबर सवाल का जवाब आपको बताना है। फॉर्मिक अम्ल को, क्लोरोसिन को, या फॉर्मलडिहाइड या फॉर्फ्यूरलडिहाइड को। यह किसे कहा जाता है आपको बताना है। जलीय घोल कहा जाता है फॉर्मेलिन का। 26 नंबर क्वेश्चन, जी हाँ, फॉर्मलडिहाइड जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, एकदम राइट है। चलिए आगे 27 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि बहुलीकरण के परिणाम से पॉलीएल्डिहाइड बनता है। जी हाँ, बहुलीकरण के परिणाम से पॉलीएमाइड बनाता है। यह आपको बताना है। CH3CHO, HCHO या CH3OH या CH3CH2CHO बताना है। बहुलीकरण के परिणाम से पैरा एल्डिहाइड बनाता है। जी हाँ, CH3CHO ऑप्शन नंबर ए सभी का राइट है, CH3CHO। चलिए आगे 28 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा है कि CEZ जिसका परमाणु संख्या है 58 का अस्थायी ऑक्सीकरण संख्या कितना है। +3, +4, +5, +6। ऑक्सीकरण संख्या से एक क्वेश्चन निश्चित रहता है, तो क्या है 28 नंबर सवाल का जवाब बताइए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए +3 एकदम राइट है। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का कहता है कि पैरासीटामोल केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। जी हाँ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो आपका लास्ट चैप्टर है वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है कि पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है किसमें। जीवाणुनाशी के रूप में, प्रतिम मलेरिया के रूप में, बुखार कम करने के लिए, या आर्सेनिकल के रूप में। बताइए पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है किसमें। किसमें किया जाता है। बुखार कम करने के लिए किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, एकदम राइट है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। डेटॉल में प्रतिरोधी उपस्थित है। क्वाइनिल, क्लोरोजाइनिनॉल या बिथियोनॉल या नॉन ऑफ दीज। तो डेटॉल में प्रतिरोधी उपस्थित है साथियों, क्या होता है, क्लोरोजाइनिनॉल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये रहा साथियों आपके पास टोटल 30 क्वेश्चंस मॉडल सेट नंबर 3 की। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको क्लास से रिलेटेड वहां पर दिया जाएगा, बिहार बोर्ड से रिलेटेड वहां पर इंपॉर्टेंट जितने भी पीडीएफ है वो डाल दिया गया है। और आज के लिए इतना ही। ये आप आंसर लिख सकते हैं क्वेश्चंस को साथ साथ, चाहे तो आप फिर से क्लास को स्टार्ट करके एक बार 2x के स्पीड में देख सकते हैं, जो कि आपको दिमाग में बैठ जाएगा। तो केमिस्ट्री के मॉडल सेट नंबर 3 था साथियों। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आज की क्लास कमेंट करके जरूर बताएं सभी स्टूडेंट। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।